बहुत से पुलिस वाले बड़ी बड़ी बंदूक के लिए हमारे घर आ गए और हर चीज की तलाशी लेना शुरू कर दी। वो खिड़की से देख रहे थे कि अगर हम कुरान पढ़ रहे हों या नमाज अदा कर रहे हों, और हमने फौरन नींद का ड्रामा कर लिया उसी वक्त। मैं एक तुर्क या तुर्क निजात अकलियत से हूँ, मैं चीनी नहीं हूँ और चीन ये कबूल नहीं कर सकता। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें देखा और कहने लगा ये उतारो। बिल्कुल ऐसे एक टीचर आया और जबरदस्ती हमारे हिजाब खींच दिए। मेरे चचा 2016 में हम उनकी शादी में गए थे और फिर 1 साल बाद हमें पता चला कि वो जेल में है। चीन ने उनको जेल में क्यों डाला? मैं बार बार कहती रही, चीन मुझे जवाब दो, और वो बस मुझे 3 माह तक इंतजार करवाते रहे। फिर फोन करके कह दिया दोबारा फोन मत करना। हर रोज एक लड़की को उस कमरे में ले जाया जाता था, बरहना किया जाता और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, ज्यादती की जाती। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी लम्हे इस दरवाजे से दाखिल हों तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं फौरन उनकी तरफ दौड़ जाऊंगी जैसे एक बच्चा अपने वालिद की तरफ लपकता है, जैसे मैंने बरसों से अपने वालिद को ना देखा हो और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमें तन्हा छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम बहन नफीसा, हमारे YouTube चैनल में खुशामदीद। बतौर अब्दी मुसाफिर हमें आपके आने की खुशी है। आज इंशाल्लाह हम बतौर मशरिकी तुर्किस्तानी बहन आपसे बात करेंगे, आपकी कहानी सुनेंगे। वालेकुम अस्सलाम, मुझे आज यहाँ मधु करने का शुक्रिया। यहाँ आकर वाकई खुशी महसूस हो रही है। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और एक बार फिर मधु करने का शुक्रिया। बहन नफीसा, क्या आप हमें अपने बारे में बता सकती हैं, अपने खानदान और अपने तजुर्बात के बारे में? बिल्कुल, मेरा ताल्लुक मशरिकी तुर्किस्तान से है। मेरी पैदाइश और मर्ची मशरिकी तुर्किस्तान में हुई। मैंने 6ठी जमात तक वहीं तालीम हासिल की और फिर 2015 में मैं अपने खानदान के साथ तुर्की आ गई। मेरे दीगर रिश्तेदार, कजन्स, दादी दादा सब मशरिकी तुर्किस्तान में हैं और बाकी लोग भी मशरिकी तुर्किस्तान में हैं और मुझे उनकी कोई खैर खबर नहीं। मैंने यहाँ तालीम का सिलसिला जारी रखा। अब मैं जामिया इस्तांबुल में सहाफत की तालीम हासिल कर रही हूँ। इंशाल्लाह अगले साल ग्रेजुएट हो जाऊंगी। मैंने सहाफत को इसलिए चुना कि अपने खानदान की खबर हासिल कर सकूं। मशरिकी तुर्किस्तान में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से नस्लकशी और जुल्म सितम जारी है। जब मैं मशरिकी तुर्किस्तान में थी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल सब कुछ ममनू था। हम सिर्फ वीचैट इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि चीनी वर्जन का व्हाट्सएप यानी चीनी व्हाट्सएप समझ लें। इसी से हम अपनों से बात करते थे। हम कभी भी अपनी दुनिया से बाहर, मशरिकी तुर्किस्तान से बाहर किसी से राब्ते में नहीं रहे। अब हम सबके पास वीचैट है, हम यहाँ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा खानदान हमसे राब्ता करे तो उन्हें हिरासती कैंप या जेल भेज दिया जाएगा। अगर वो आपको फोन करने की कोशिश करें तो उनके साथ क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा, कुछ देर में पुलिस उनके घर पहुंच जाएगी और उनका फोन चेक करेगी, और सड़कों पर भी पुलिस या फौज किसी भी वक्त आपका फोन चेक कर सकती है। और मेरे ख्याल में हर इलाके के पुलिस थानों में एक स्क्रीन होती है जहां वो सबके वीचैट मैसेजेस और सब कुछ देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो आपके घर में घुस आते और कहते अपना फोन दो, फिर वो फोन चेक करते और बस उन्हें कैंप ले जाते या शायद प्री कैंप में। एक ऐसा शख्स होने के नाते जिसने 12 साल की उम्र तक चीन में कम्युनिस्ट निजाम में जिंदगी गुजारी, क्या आप मुख्तसरन बता सकती हैं कि वो तजर्बा कैसा था? मैंने 9 साल की उम्र में हिजाब पहनना शुरू किया और मैंने बड़ी खुशी से पहना। ये मेरा अपना फैसला था, किसी ने मजबूर नहीं किया। और जाहिर है उस वक्त मैं स्कूल में थी, मुझे याद है शायद 4थी जमात में थी, और फिर जाहिर है हिजाब पहनना ममनू था। लेकिन मैं आपको हमारी एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी क्लास में लड़कियों ने बस हिजाब लेना शुरू किया और लंबा यानी अबाया वगैरह पहनना शुरू कर दिया, और वो बस आम लड़कियां थीं। हमने कहा हम ये पहनेंगे और कोई भी हमें कुछ नहीं कह सकता, और हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। हम बहुत खुश थे और बहुत बहादुर महसूस कर रहे थे। फिर हर पीर के दिन हम स्कूल के मैदान में जाते थे और फिर झंडा लहराया जाता था, और उस दिन हम मैदान में गए और कतार में खड़े हो गए और मेरी पूरी क्लास की लड़कियां हिजाब पहने हुई थीं। और फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें देखा और वो कहने लगे ये उतारो। उन्होंने माइक्रोफोन पर चीख कर कहा, वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन हमने हिजाब नहीं उतारा। फिर एक उस्ताद आए और बस जबरदस्ती हमारे हिजाब उतार दिए। उसके बाद जाहिर है सब कुछ बहुत सख्त हो गया। फिर हर गली में, जैसे कि आप देख सकते थे, एक पैनल जिस पर तुर्की का झंडा होता था, और मुझे याद है कि मैंने मशरिकी तुर्किस्तान का झंडा भी देखा था। कोई भी चीज जो इस्लामी पहचान रखती थी उस पर लकीर खींच दी जाती थी और नीचे लिखा होता था ये मना है, ये ममनू है, अगर आपने ऐसा किया तो इसका अंजाम देखेंगे। मेरी माँ हमेशा कहती कभी ऐसा मत करना, ऊंची आवाज में मत बोलना, लोग तुम्हें जांचेंगे। फिर कुछ रातों में हमारे घर में रात के 2 या 3 बजे अचानक बहुत सारी पुलिस बड़ी बड़ी रोशनियों के साथ आती है और खिड़की से झांकती है कि कहीं हम कुरान या नमाज तो नहीं पढ़ रहे, और हम बस सोने की अदाकारी करते हैं। मुझे ये सब वाज़े तौर पर याद है। मैंने बहन से कहा चलो सोने का ड्रामा करते हैं। फिर वो हमारे घर में आते, मेरे वालिद से बात करते और हर चीज देखते, फिर चले जाते। एक दिन मेरे वालिद ने तमाम किताबें छुपाना शुरू कर दी, क्योंकि हमारे घर में एक बड़ा कुतुबखाना था, एक मुकम्मल कुतुबखाना था, और उन्होंने इस्लामी किताबें इकट्ठी करके तहखाने में छुपा दी ताकि कोई उन्हें ना देख सके। फिर दोबारा बहुत सारी पुलिस बड़े बड़े हथियारों के साथ हमारे घर आई और हर चीज की तलाशी लेने लगी। हमें बहुत खौफ था कि कहीं उन्होंने हमारे घर में कोई कैमरा न लगा दिया हो, और हम डरते थे कि कहीं इस्लाम या इस जैसे किसी मौजू पर बात ना कर लें। शायद जैसे कि इस वाक़े के बाद इनमें से 1 या 2 को जेल में डाल दिया जाता, या अगर फोन पर वीचैट पर हम बात करते तो वहाँ एक अस्सलाम वालेकुम वाला इमोजी होता है ना, अगर आप ये किसी को भेजते और वो पकड़े जाते, अगर वो आपको अपनी स्क्रीन पर देख लेते तो वो आपको जेल ले जाते। तो हमारी बिल्डिंग में बहुत से लोगों के वालिद कैद में थे और उनकी माएं बहुत मुश्किलात का सामना कर रही थीं। और चीनी लोग, क्या कोई चीनी उइगुरों की हिमायत कर रहा था?
मैं वाज़ेह तौर पर कह सकती हूँ कि हाँ थे, लेकिन फिर जैसे कि कोविड-19 के वक्त जब दुनिया में कोविड खत्म हो चुका था और फिर चीन में दोबारा शुरू हो गया और चीन ने पूरे मशरकी तुर्किस्तान को बंद कर दिया और वो खाना तक खरीदने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे और लोग भूख से मर रहे थे। चाहे उनके पास पैसे हों, वो फिर भी बाहर नहीं जा सकते थे। फिर चीन ने ऑर्डर किया, अगर तुम बाहर गए, अगर तुमने हमसे इजाजत ना ली तो तुम्हें कैद में डाल देंगे। और उन्होंने वाकई ऐसा किया। फिर लोग ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे थे कि उनके मुंह को ताले से बंद किया गया था या कुछ इस जैसा। वो ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे थे डुइन पर, जो कि चीनी टिकटॉक है। और फिर 3 माह बाद लोग वहाँ वाकई भूख से मरने लगे। और इरोमिची में, जिसे हम बिग बाजार कहते हैं, उस इमारत में एक घर में आग लगना शुरू हुई, मगर वो बाहर नहीं जा सके क्योंकि दरवाजे लोहे के साथ बंद थे। वो आग की वजह से बाहर नहीं निकल सके और उन्होंने 911 को कॉल की और जब वो आए तो उन्होंने सिर्फ उस घर के फ्रंट पर पानी छिड़क दिया। ये चीन में वायरल हो गया और जो लोग चीन के खिलाफ थे, जो लोग इसके खिलाफ थे कि चीन हमारे साथ ये सब कर रहा है, उन्होंने आवाज उठाना शुरू की और उन्होंने व्हाइट पेपर एक्शन शुरू किया। और फिर चीन ने उन्हें या तो जेल में डाल दिया या मार दिया या गायब कर दिया गया। उन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश की, मगर अब सब कुछ फिर से दबाया जा रहा है। अपनी जिंदगी में कौन से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा और आपने जिंदगी में दोबारा उठने की ताकत कैसे हासिल की? अपने आबाई शहर को छोड़ना ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान था और अपनी जिंदगी को दोबारा संवारना ये मेरे लिए आसान नहीं था। जब हम इस्तांबुल आए तो ये बिल्कुल एक अजनबी जगह थी, बिल्कुल नई दुनिया। यकीनन तुर्क लोग बहुत मेहरबान हैं, लेकिन यहाँ आकर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खास तौर पर मेरे उइगुर दोस्तों के साथ। क्योंकि जब आप किसी के साथ अपनी कहानी बांटते हैं तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, है ना? क्योंकि जब हम अपने बचपन के बारे में बात करते या बाकी सब के बारे में तो हमारे दिल भर आते हैं। जाहिर है रोना भी आता है और सब कुछ महसूस होता है, क्योंकि हम हर चीज के गवाह थे। यानी हर चीज वैसी थी, मगर उनके साथ जिंदगी आसान थी। और हाँ, जिंदगी चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, चाहे पीछे कुछ भी हुआ हो। मैं अपनी दादी को बहुत याद करती हूँ। बेटी इधर आओ, मैं तुम्हारे बाल संवार दूं। ऐसी छोटी छोटी बातें। जब मैं तुर्किया आई तो एक ही बात सोचती रहती, मैंने अपने कजन से लड़ाई क्यों की जब मैं मशरकी तुर्किस्तान में थी। जब हम एक साथ थे तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर सब कुछ क्यों बदल गया? नफीसा, उनके बगैर यहाँ वाकई जिंदगी बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्त अपनी दादा दादी की वफात की खबरें सुन रहे हैं। मैं ये सुनना नहीं चाहती और मुझे इसका बहुत खौफ है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने उन्हें हमारी खातिर छोड़ा ताकि हम अपना दीन, अपनी जबान और अपना मुस्तकबिल यहाँ तुर्किया में बना सके। और अगर उन्हें भी ऐसी कोई खबर मिल जाए कि उनके माँ बाप के साथ कुछ हो गया है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत से उइगुर इस सब के गवाह हैं। मैं 3 दिन पहले अपनी एक दोस्त के घर गई थी। उसे ये खबर मिली कि मशरकी तुर्किस्तान में उसकी वालिदा का कैंसर से इंतकाल हो गया और वो इस बारे में नहीं जानती थी, क्योंकि उसकी माँ को खौफ था कि उसके बच्चे उसकी मदद के लिए वापस मशरकी तुर्किस्तान ना आ जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वो मशरकी तुर्किस्तान गए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप 2024 में अपने खानदान से राब्ता नहीं कर सकते? क्या आप हमें अपने चचा के बारे में बता सकती हैं? मेरे चचा 28 साल के थे और 2016 में हम उनकी शादी पर इरोमिची गए। हमने वाकई अपने खानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारा। मेरे पास कुछ तस्वीर भी हैं, कुछ तस्वीरी यादें हैं, और हमने बस उनकी शादी में शिरकत की और फिर बड़ी मुश्किल से तुर्किया वापस आ गए। और फिर 1 साल बाद हमें खबर मिली कि वो जेल में है। क्यों? एक रात वो बस उनके घर में घुस आए। उन्हीं दिनों उनका बेटा पैदा हुआ था। उनका बेटा सिर्फ 40 दिन का था और उन्होंने कहा कि वो चचा से कुछ पूछगछ करना चाहते हैं, उन्हें ले गए। उस दिन के बाद 2 साल तक चचा के बारे में कोई खबर नहीं मिली। फिर मैंने अपने चचा के बारे में एक वीडियो पोस्ट की कि वो 7 साल से जेल में है। चीन में उन्हें जेल में क्यों डाला गया? मैंने कहा, चीन मुझे जवाब दो, क्या हो रहा है? मेरे चचा जेल में क्यों हैं? उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया? और हुकाम ने जवाब दिया कि चचा ने बैरून मुल्क अपने रिश्तेदारों यानी हमसे राब्ता किया था। उन्होंने कुछ इस्लामी बातें यानी कुरान मजीद सुना या कोई और बिल्कुल मामूली बात की। हुकाम ने कहा कि यही वजह है। मैंने कहा, अच्छा तो इसमें जुर्म कहाँ है? आप उन्हें इस वजह से जेल में कैसे डाल सकते हैं? फिर जब मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की तो अंकारा में चीनी कौंसल खाने ने मुझे फोन किया और कहने लगे, अपने चचा के बारे में हमसे पूछो, हम तुम्हें जवाब देंगे। तुम ये वीडियोस क्यों पोस्ट कर रही हो? हम तुम्हारी गवर्नमेंट हैं। क्योंकि मैं भी चीनी शहरी हूँ। मैंने कहा, चले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, मुझे बताएं मेरे चचा 7 साल से कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त मेरी दादी की क्या हालत है, वो किस जज्बाती कैफियत से गुजर रही हैं। उनका एक बेटा तुर्किया में है, उनका दूसरा बेटा जेल में है और वो किसी से बात भी नहीं कर सकती। फिर उन्होंने मुझे 3 माह इंतजार करवाया। फिर मुझे फोन करके कहा वो 10 या इससे ज्यादा साल के लिए जेल में रहेंगे, दोबारा कॉल मत करना। ये चीनी सफारत खाने ने मुझे कहा। और उसके बाद मैंने दोबारा वीडियोस पोस्ट करना और अपने चचा के हक में आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। उनका बेटा अपने बाप के बगैर बड़ा हो रहा है, अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे वालिद के बगैर गुजार रहा है। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि वो किस कर्ब से गुजर रहा होगा। और उलमा, अमरा, दानिश्वर सब जेल में हैं या मार दिए गए हैं। सबसे पहले उन्हीं को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उलमा, मुसन्निफीन और दानिश्वर ही कौम की रहनुमाई करते हैं। वो ये बात जानते हैं, CCP भी जानती है, इसीलिए उन्होंने सबको पकड़ लिया और अब उलमा को जेलों में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या वाकई हर घर में एक चीनी शख्स मुकर्रर किया जाता है? हाँ,
وہ گھر کے سربراہ یعنی والد یا بھائی کو لے جاتے ہیں اور گھر میں موجود تمام مردوں کو حراستی کیمپوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر اس گھر میں ایک چینی شخص کو بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ زبردستی سوتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہے، یا کوئی عورت حجاب پہن رہی ہے یا کچھ اور۔ تو ان پر نظر رکھنے کے لیے چینی مردوں کو اوئغور گھروں میں رکھا جاتا ہے اور انہیں زبردستی ساتھ رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ان مردوں سے زبردستی شادی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں ایک ترک ہوں، اوئغور ایک ترک اقلیت ہے، میں چینی نہیں ہوں، اور چین یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ہمیں چینی بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں ہیں، اور اب مجھے بہت فکر ہو رہی ہے کہ میرے چچا کے بیٹے کو چینی بنایا جا رہا ہے، زبردستی ڈھالا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ٹک ٹاک پر، چینی ٹک ٹاک ڈوئن پر، جس میں میرا بھتیجا چینی انداز میں لڑائی کر رہا تھا اور اسکول میں چینی لباس پہنے ہوئے تھا، یعنی اس سے زبردستی ایسا کرایا جا رہا ہے، بچوں کو زبردستی چینی بنایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، میرا بھتیجا بھی بن رہا ہے اور مجھے اس کی بہت فکر ہے۔ آپ نے ان خواتین کا ذکر کیا جنہیں زبردستی چینی مردوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، تو باقی خواتین کیا آپ ان کے بارے میں بتا سکتی ہیں جو حراستی کیمپوں میں قید ہیں؟ 2018 یا 2019 میں حراستی کیمپ سے بچنے والی ایک خاتون ہمارے گھر آئی۔ وہ اتفاقاً ہمارے گھر آ گئی تھیں اور وہ ارمچی سے قازقستان پھر ترکیہ استنبول آئیں۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ حراستی کیمپ کی زندہ بچانے والی خاتون ہیں۔ وہ بہت کمزور تھیں اور ان کے بال بھی کاٹ دیے گئے تھے اور وہ مسلسل کانپ رہی تھیں۔ ان کی ذہنی حالت اور جسمانی حالت دونوں بہت خراب تھیں۔ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، حراستی کیمپوں میں لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 7 سال کی بچیوں سے لے کر 70 سال کی عورتوں تک، واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں، 80 سالہ عورت تک، 80 سالہ، 70 بھی نہیں، اور وہ ایک ہی کمرے میں رہتی ہیں، اور پھر اس کمرے میں انہیں لوہے جیسی کسی چیز کے بستر پر سلایا جاتا اور وہ ایسے سوتی، نہ کہ ایسے۔ لوہے کا؟ جی، لوہے کا۔ اور پھر ان میں سے اس رات 15 سوتی، باقی کی 15 رات بھر جاگ کر باقی سب کی نگرانی کرتی، اور پھر اس کمرے میں ایک کیمرہ بھی لگا ہوا ہوتا، اور ان کا بیت الخلا تو تھا مگر اس بیت الخلا میں دروازہ نہیں تھا، ان کے ہاتھ دھونے کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی، یعنی کوئی ٹوائلٹ پیپر جیسی۔ اور روزانہ ایک چینی پولیس اہلکار اس کمرے میں جاتا اور کسی ایک عورت یا لڑکی کو بلاتا، پھر سب کے سامنے اس کے کپڑے اتار کر اسے برہنہ کر دیا جاتا، اور پھر اسے دوسرے کمرے میں لے جایا جاتا اور زیادتی کرنے کی کوشش کی جاتی، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اسے چینی طرز کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ روزانہ ایک لڑکی اس کمرے میں جاتی، برہنہ ہوتی اور تشدد کا شکار بنتی، زیادتی کا شکار ہوتی، بانجھ کر دی جاتی اور ان کے ساتھ سب کچھ کیا جاتا۔ ہر ماہ اس کمرے میں موجود خواتین کو بدل دیا جاتا تھا تاکہ وہ 13 لوگ آپس میں کسی قسم کا تعلق نہ بنا سکیں، اسی لیے انہیں بدل دیا جاتا تھا۔ ترکیہ میں ایک جملہ مشہور ہے، چینی اذیت، آپ جانتی ہوں گی۔ آپ کو سب سے زیادہ کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک دن میں اسکول کے سامنے حجاب اتارنا بھول گئی اور اسکول کے پرنسپل نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے باہر نکلنے لگیں، بالکل گیند کی طرح، اور پھر 20 کے قریب سواٹ پولیس اہلکار اپنے بڑے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ ایک 11 سالہ بچی کی طرف بڑھنے لگے۔ کیا اسکول میں؟ ہاں، اسکول میں، اسکول کے سامنے۔ میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، کیا میں کوئی دہشت گرد ہوں؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو بس حجاب پہنا ہے۔ وہ میرے قریب آ رہے تھے اور میں حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا میں کوئی بم لے کر جا رہی ہوں؟ اس وقت میرے ذہن میں آیا، ٹھیک ہے نفیسہ، پرسکون رہو اور آگے بڑھو۔ تب ایک ٹیچر نے مجھے روک لیا۔ وہ کہنے لگی، نفیسہ تمہیں اپنی معلومات مجھے دینی ہوں گی۔ میں نے سوچا اگر میں اسے غلط معلومات دے دوں تو؟ پھر میں نے خود سے کہا، ہمت رکھو نفیسہ، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن میری ٹیچر نے مجھے بلایا اور پوری کلاس کے سامنے مجھے باتیں سنانے لگی، مجھ پر چلانے لگی۔ اس وقت مجھے بہت ذلت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اور بھی اساتذہ میرے پاس آئے، تم نفیسہ ہو، کیا تم نے حجاب پہنا؟ ہر استاد یہی باتیں کہہ رہا تھا، تمہاری وجہ سے ہمیں تنخواہیں نہیں ملی بلکہ سزا ملی، دفع ہو جاؤ اسکول سے۔ اور میں بے حد ذلت محسوس کر رہی تھی۔ جب میں نے یہ سب اپنے والدین کو بتایا تو وہ بولے، ہم یہاں نہیں رک سکتے، ہمیں جانا ہوگا۔ ایک رات ابو نے ہمیں فون کیا، وہ اس وقت مشرقی ترکستان سے باہر تھے، وہ کسی چینی شہر میں تھے۔ انہوں نے کہا آج رات ہی ارمچی سے نکلو۔ ہم نے فوراً امی کے ساتھ سامان باندھا، پہلے چین کے ایک اور شہر پہنچے، پھر وہاں سے ملیشیا اور ملیشیا سے ترکیہ، تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم ترکیہ جا رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو ہمیں جیل میں ڈال دیا جاتا۔ سرحدی دروازے پر جہاں ہم ترکیہ جانے کے لیے نکل رہے تھے وہ ہمیں پکڑ کر دوبارہ حراستی کیمپ بھیج دیتے۔ جب ہم ترکیہ جا رہے تھے سرحد پر انہوں نے امی کو روک لیا اور ایک کمرے میں لے جا کر تفتیش کی۔ میں اس وقت بہت خوفزدہ تھی، مجھے لگا میں اپنی ماں کو کھو دوں گی۔ میں صرف 12 سال کی تھی۔ اگر امی کو گرفتار کر لیا اور وہ جیل چلی گئی تو میں تو وہاں اکیلی رہ جاتی۔ میرے دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا، اگر انہیں اندر لے جایا گیا تو کیا ہوگا؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اور ویسے بھی سرحدی چوکی اوئغوروں کے لیے سب سے خوفناک جگہ تھی۔ میرے بچپن میں ہمیں یہی لگتا تھا کہ ہمیں مشرقی ترکستان سے باہر جانے نہیں دیا جائے گا، اگر جانا ہے تو خطرہ مول لینا ہوگا، اور ہم نے وہ خطرہ مول لیا۔ چین میں وہ پاسپورٹ چیک نہیں کرتے تھے بلکہ تفتیش کرتے تھے۔ جب انہوں نے مجھ سے میری زندگی، میرے اسکول اور دیگر تفصیلات کے بارے میں پوچھا تو میں سب کچھ بھول گئی جو مجھے چینی زبان میں آتا تھا۔ میں بس گھبرا کر الٹے سیدھے الفاظ بولنے لگی، مجھے ان کی کہی ہوئی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے پہلی جماعت سے ہی چینی زبان سیکھی تھی۔ ظاہر ہے مجھے چینی آتی تھی مگر اس وقت کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، بس خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر الحمدللہ ہم سرحد پار کر کے ترکیہ پہنچ گئے۔ کیا آپ نے کبھی تشدد کے ظالمانہ واقعے کے بارے میں سنا یا دیکھا ہے؟ ہاں، میں نے براہ راست ایک ایسی کہانی سنی ہے۔ یہ بات مجھے ایک بہت قریبی شخص نے بتائی۔
वो अपनी माँ और बहनों के साथ तुर्की आ गई, मगर उनके वालिद नहीं आ सके। वो सब बस खवातीन थी, उनकी माँ और बहनें। उनके वालिद ने कहा था कि मैं 1 माह बाद तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, पासपोर्ट और बाकी चीजों का बंदोबस्त कर लूंगा, अभी बहुत सा काम बाकी है। वो सब इंतजार करने लगी कि वालिद कब आएंगे, इनके बाबा कब आएंगे। अचानक उनके बाबा को हिरासती कैंप में डाल दिया गया। जाहिर है उनका खानदान जो तुर्की आ गया था, बस यही उनका जुर्म था और उन्हें जेल या कैंप में डाल दिया गया। फिर कई साल तक उनकी कोई खबर न मिली, 4 या शायद 6 साल तक। और फिर जब वो जेल से बाहर आए तो सिर्फ 1 हफ्ते बाद उनका इंतकाल हो गया। जरा सोचें उस जेल में उन पर क्या बीती होगी। मैं आपको कोई मखसूस अजियत या जुल्म नहीं बता सकती, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैंने खुद ये सब नहीं देखा। लेकिन बस सोचें वो 1 हफ्ते में दुनिया से चले गए और उनके खानदान को ये खबर 2 साल बाद मिली, लेकिन उन्होंने शहादत दी इंशाअल्लाह। मगर सोचें तो सही, आप यहाँ बैठे अपने वालिद का इंतजार कर रहे हैं और अचानक पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और फिर आप एक ऐसे बच्चे बन जाते हैं जिसका कोई बाप नहीं। तुर्की की जिंदगी में ढलने के लिए आपने क्या इकदाम किए और किन मुश्किलात का सामना किया? जब मैं यहाँ लोगों को देखती हूँ पार्कों में या समंदर किनारे, जहाँ वो अपने पूरे खानदान के साथ पिकनिक मना रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम भी अपने खानदान के साथ यूँ बैठ सकते थे, एक ही मेज पर, सब एक साथ, एक ही मेज पर यूँ इकट्ठे। मगर चीन ने हमसे ये हक छीन लिया। हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। या ऐसे कोई ओए हैं जो दूसरे ममालिक जा चुके हैं, और क्या वो भी जुल्म और सितम का शिकार हैं? मकामी लोगों की तरफ से नहीं, बल्कि चीनी एजेंटों और चीनी अफराद की तरफ से। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक खातून जो हिरासती कैंप से जिंदा बच निकली थी, वो इस्तांबुल में रहती थी और चीनी एजेंट हर वक्त उसका ताक़ुब करते और उसे धमकाते रहते। फिर वो फ्रांस, पेरिस चली गई, वहाँ हुकूमत ने उसकी हिफाजत की। लेकिन अब भी सूरत हाल ये है कि उसके घर के इर्द गिर्द चीनी एजेंटों का घेरा रहता है, जो उसे धमकाने या कत्ल करने के दर पे रहते हैं। तुर्किया में भी ऐसे 2 या 3 लड़के जिन्हें मैं जानती हूँ गोली मारी गई। आखिर वो उनके लिए खतरा क्यों थे? हाँ, मैं यहाँ जो कुछ कह रही हूँ अपने चचा के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, ये वाकई मेरे लोगों पर असर डाल सकता है। अगर आप उइगुरों के बारे में बात करते हैं अपने रिश्तेदारों, खानदान या किसी स्क्रीन पर या अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, तो ये मेरे लोगों पर असर अंदाज होता है। और अगर मेरे चचा के साथ कुछ होता है तो चीन की साख बुरी तरह मुतासर होगी, उसका असल चेहरा बेनकाब हो जाएगा और दुनिया उसे देखेगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीनी प्रोपेगेंडे का शिकार हो चुके हैं। जब मैं अपनी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रही होती हूँ और अपने चचा के बारे में बात करती हूँ, तो कोई आकर तबसरा करता है कि तुम झूठ बोल रही हो, चीन में ऐसा कुछ नहीं होता, सब खुशहाल हैं वहाँ। आप ये मुझसे कह रहे हो? मेरे रिश्तेदार, मेरा खानदान सब मशरकी तुर्किस्तान में है, मैं उनसे राब्ता तक नहीं कर सकती। मेरे चचा जेल में हैं और आप कहते हो मेरे लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जब आप हमारे बारे में बात करते हो, जब आप उइगुरों का जिक्र करते हो, तो ये बहुत असर पैदा करता है। मेरे कुछ लोग शायद उस कैंप से जिंदा निकल सके। अगर वो कहीं से भी ये सुने अचानक, तो उन्हें कम से कम ये एहसास होगा कि ठीक है, दुनिया ने हमें भुलाया नहीं, वो हमें जानती है। तो ये वाकई बहुत अहम है। बराहे करम मेरे लोगों के बारे में बात करना बंद ना करें, उइगुर और मशरकी तुर्किस्तान के बारे में बात करें। आप उन लोगों से क्या कहेंगी जो अपना हिजाब उतारने का सोच रहे हैं? मशरकी तुर्किस्तान हो या फिलिस्तीन, वहाँ हिजाब पहनना जिंदगी देने के बराबर है, उनकी जवानी की कीमत के बराबर है। मशरकी तुर्किस्तान में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर मैं वहाँ होती तो महज हिजाब पहनने पर मुझे जेल में डाल दिया जाता। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बस इसे उतार दूं। ये हमारे लिए बेहद कीमती चीज है, ये हमारी जिंदगी गुजारने का एक मकसद है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बराहे करम, हिजाब पहनना किसी के लिए जिंदगी देने के बराबर है, समझ रही हैं? क्योंकि हिजाब आपकी हिफाजत करता है, ये जबर नहीं है। आपके मुस्तकबिल के ख्वाब और उम्मीदें क्या हैं, चाहे वो जाती हो या आपकी कम्युनिटी के लिए? मेरा एक ही ख्वाब है और वो है आजाद मशरकी तुर्किस्तान। मुझे नहीं मालूम कि हालात कब और कैसे बदलेंगे, मगर उस मुल्क जाना, अपने मुल्क जाना, अपने लोगों को देखना, अपने लोगों के चेहरे देखना, उन्हें उइगुर जबान में बात करते देखना, यहाँ तक कि वो जोर से बोल रहे हों, आओ ये चीज इस कीमत में ले लो, और अपनों से गले मिलना। अगर ये सब ना हुआ तो मैं दुनिया की सबसे ताकतवर सहाफी बनूंगी, क्योंकि कई सहाफी ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया, और मैं भी बन सकती हूँ, है ना? मैं एक मुसलमान उइगुर हिजाबी लड़की हूँ, तो फिर क्यों नहीं? मैं बोल सकती हूँ, अपने जज्बात का इजहार कर सकती हूँ, और मुझे अपने लोगों के हक में आवाज उठानी है। मुझे आगे बढ़ना है और अपने लोगों के लिए बोलना है, और अपने चचा को उस चीनी कैद से आजाद कराना है। और फिर मेरा मुस्तकबिल, मेरे ख्वाब यही हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। शायद एक अच्छा घर हो, एक छोटा सा खुशहाल खानदान हो, मगर कोई ऐसा हो जो इस राह में मेरा साथ दे। और सबसे ताकतवर सहाफी बनना, दुनिया की सबसे मजबूत लड़की, मजबूत औरत, और अपने लोगों की आवाज बनना और इसे दुनिया तक पहुँचाना। आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो गजा और दीगर मुकामात पर इसी तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हैं? हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है। हाँ, हम मुश्किलात में हैं और दुनिया ये सब देख रही है, लेकिन एक ज़ात है जिस पर हम तवक्कुल कर सकते हैं, अल्लाह। हम अकेले नहीं हैं दोस्तों। फिलिस्तीनी लोग सबसे बहादुर कौम है, और जब मैं वहाँ से आने वाली वीडियोस देखती हूँ तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मशरकी तुर्किस्तान में भी उइगुर खवातीन जब कैंपों में कैद थीं तो वो कहती थीं अगर हम मुसलमान ना होती और ये फेल हराम ना होता तो हम अपनी जान ले लेते। रोजाना के जुल्म सितम से बचने, चीनी पुलिस के हाथों रोज तजलील होने और अपने बच्चों को जबरदस्ती छीने जाने से बचने के लिए हम खुदकुशी कर लेते अगर हराम ना हो। आपके ख्याल में हम इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं? पहले भी ये कह चुकी हूँ, हर जगह उइगुर के बारे में बात करें, हमारी बात करना बंद ना करें, हमारी जद्दोजहद के बारे में मालूमात फैलाना बंद ना करें, क्योंकि ये वाकई अहम है, बहुत अहम। ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। आज हम कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के बारे में बात
बात करना बंद ना करें, ठीक? इसी तरह उइगुर के बारे में भी बात करना बंद ना करें और चीन का बाइकआउट करें, क्योंकि दुनिया में चीन की बनी हुई बहुत सी चीजें हैं और दुनिया में बहुत सी चीजें इसराइल की भी बनी हुई हैं और आप इनका बाइकआउट कर रहे हैं। आपको चीन का भी बाइकआउट करना चाहिए। ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, जबकि मशरकी तुर्किस्तान में जबरी मशक्कत हो रही है। क्या आपको अहद रिसालत की किसी सहाबी से खास लगाव महसूस होता है? मुझे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत करीब महसूस होते हैं, मेरे दिल के करीब, क्योंकि उनकी शफकत जानवरों के साथ, खास तौर पर बिल्लियों के साथ मुझे एक अलग ही अंदाज में छू लेती है। मुझे भी बिल्लियाँ पसंद है, मैं जानवरों से मोहब्बत करती हूँ। मुसलमान, उइगुर और उन जैसे तमाम लोग जो मुसलमान हैं वो ऐसे ही होते हैं। इनके दिल में शफकत होती है इस छोटी सी मखलूक के लिए जिसे लोग मामूली समझते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अहम है, मेरे लिए भी। जो लोग इस मखलूक से मोहब्बत रखते हैं, जानवरों से शफकत करते हैं, वही आज जुल्म, नस्लकशी और हर किस्म के मजालिम का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में उइगुरों के लिए, फलस्तीनियों के लिए, सूडान और दीगर जगहों पर हमें दहशतगर्द कहा जाता है। चीन ने भी उइगुरों को दहशतगर्द करार दिया, लेकिन मशरकी तुर्किस्तान में तो हमारी छुरियों पर भी ताले हैं। अगर सब ऐसा है तो मैं दहशतगर्द कैसे हो सकती हूँ? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम भी एक बिल्ली की निस्बत से पड़ा, एक जानवर की वजह से। तो हम भी इसी तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। हम इंसानों, जानवरों और छोटी मखलूकात के लिए शफकत रखते हैं, लेकिन हमारे लोग इस वहशियाना जुल्म का सामना कर रहे हैं। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी लम्हे इस दरवाजे से दाखिल हों तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? ये एक अजीब सा एहसास होगा, लेकिन मैं फौरन उनकी तरफ दौड़ जाऊंगी, जैसे एक बच्चा अपने बाप की तरफ लपकता है, जैसे मैंने बरसों से अपने वालिद को ना देखा हो। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें तन्हा छोड़ दिया। हमारे लोग शदीद आजमाइशों में हैं। मुझे मालूम है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे साथ होते तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते, लेकिन हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह हमें देख रहे हैं कि हम आजमाइशों में हैं। मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के काबिल होंगे, और काश आप हमेशा हमारे साथ होते। मुझे मालूम है कि जो आजमाइशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने झेली थी वो हमारी आजमाइशों से कई ज्यादा थी, लेकिन ये सब भी बहुत मुश्किल है। ये देखना बहुत तकलीफ है कि मेरे लोग ये सब सह रहे हैं। आजादाना पानी पीना भी मुमकिन नहीं। तो इंशाल्लाह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक होंगे, इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह आपको जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाए। आज मुझे यहाँ मदु करने का बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए वाकई बहुत अहम है, मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए और मेरी कम्युनिटी के लिए। हमें भी आपके आने से खुशी है। आपसे बातें करके अच्छा लगा। हम आपका पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।